मेडिसिन में अपन ने जीवाणु जनित रोग अपन पढ़ रहे थे। जीवाणु जनित रोग पिछली क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया। बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया इसमें अपन ने देख लिया था इसके उपनाम क्या क्या थे। उपनाम के आधार पर इसको दो इसके उपनाम थे, एक तो रेड वाटर फीवर, दूसरा इसका नाम था इन्फेक्शियस हीमोग्लोबिनूरिया। इन्फेक्शियस हीमोग्लोबिनूरिया। रेड वाटर फीवर इसको किस प्रकार से इसका नाम दिया गया है। एक तो बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ये क्लोस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम प्रकार का बैक्टीरिया है, जिसका नाम क्या है, बैक्टीरिया का नाम क्लोस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम। उससे ये डिजीज होता है। और रेड वाटर फीवर इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जो बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया के अंदर क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम बैक्टीरिया क्या करता है, दो प्रकार के टॉक्सिन स्रावित करता है। एक तो होता है न्यूरोटॉक्सिन, दूसरा बीटा हीमोलाइटिक टॉक्सिन। बीटा हीमोलाइटिक टॉक्सिन, ये दो प्रकार के टॉक्सिन ये स्रावित करता है। न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है, न्यूरोटॉक्सिन नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है। इसके अलावा जो बीटा हीमोलाइटिक टॉक्सिन है ये क्या करता है, ये आरबीसी को नष्ट करने का काम करता है। इसको आरबीसी को नष्ट करने का काम करता है, या अपन कह सकते हैं आरबीसी के अपघटन का काम करता है। आरबीसी का अपघटन, और आरबीसी का अपघटन होगा तो आरबीसी से क्या मुक्त होगा, हीमोग्लोबिन। अब ये मुक्त हीमोग्लोबिन जो होता है वो लीवर के अंदर जाता है। लीवर के अंदर जाके क्या उत्पन्न करेगा, जॉन्डिस पैदा कर सकता है, जॉन्डिस पैदा कर सकता है। या अपन कह सकते हैं ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। एक तरफ मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है, और मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलेगा तो इस आधार पर इसका क्या नाम पड़ा, रेड वाटर फीवर। जो मूत्र होता है वो लाल कलर का दिखाई देता है, लाल रंग का, हीमोग्लोबिन की वजह से लाल रंग का दिखाई देता है, जिस आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, रेड वाटर फीवर। सही है। दूसरी तरफ ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो लीवर के अंदर जाके जॉन्डिस उत्पन्न कर सकता है, इस आधार पे इसका नाम क्या पड़ा, रेड वाटर फीवर। ये दो प्रकार के नाम हो गए, रेड वाटर फीवर, इन्फेक्शियस हीमोग्लोबिनूरिया। रोग कारक की बात करते हैं तो रोग कारक मैंने आपको बता दिया, क्लोस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम, इटियोलॉजी, क्लोस्ट्रीडियम हीमोलाइटिकम। ये बैक्टीरिया जो होता है ये अवायवीय श्वसन करता है, अवायवीय श्वसन करता है, या अपन कह सकते हैं कि अवायवीय परिस्थितियों के अंदर ये वृद्धि करता है। शरीर के अंदर ऐसी परिस्थितियां जब अवायवीय कंडीशन आती है तो उस समय ये ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, और शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, रॉड शेप है, अगतिशील है, और बीजाणुओं का निर्माण करता है, जिसको बोलता है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, मतलब स्पोर का निर्माण कर रहा है, बीजाणु का निर्माण कर रहा है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि इसके जो बीजाणु होते हैं, इस बैक्टीरिया के बीजाणु कई वर्षों तक मिट्टी के अंदर उपस्थित हो सकते हैं, कई वर्षों तक मिट्टी में पाए जा सकते हैं। कई वर्षों तक मिट्टी में पाए जा सकते हैं। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कई वर्षों तक मिट्टी में पाए जा सकते हैं, क्योंकि स्पोर का निर्माण कर रहे हैं। जो स्पोर का निर्माण करने वाला जो बैक्टीरिया है उसको उसके ऊपर किसी भी डिसइंफेक्टेंट का फर्क नहीं पड़ता, या अपन कह सकते हैं कि किसी भी बाहरी वातावरण में परिवर्तन का इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये तो होगी एटियोलॉजी।
रोग कार्य के बारे में। दूसरा एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कि इसका फैलाव इस प्रकार होता है। फैलाव मैंने आपको बताया था कि गर्मी के मौसम में, गर्मी व पतझड़, गर्मी और पतझड़ के महीनों में इसका जो इन्फेक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। कौन से? गर्मी और पतझड़ के मौसम में इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये जो होता है गोवंश, भैंस और भेड़, इनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। गोवंश को यानी कि कैटल को, बफेलो को और सीप को, इन जीवों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके अलावा बाकी जीव हैं उनके अंदर भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जो इन्फेक्शन होगा वो बहुत ही माइल्ड होगा, या अपन कह सकते हैं बहुत ही कमज़ोर इन्फेक्शन होगा, जिससे कम से कम पशु की मृत्यु तो नहीं होगी। लेकिन अगर गोवंश, भैंस और भेड़ के अंदर अगर ये इन्फेक्शन होता है तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि अगर शरीर के अंदर ये जीवाणु प्रवेश करता है तो क्या क्या प्रभाव उत्पन्न करता है शरीर के अंदर। देखो, सबसे पहले ये कहाँ जाएगा? आहार नाल के अंदर जाएगा। आहार नाल में जाने के बाद इसका अवशोषण होगा और ये कहाँ जाएगा? ये लीवर के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा? लीवर के अंदर जाएगा। लीवर के अंदर जाने के बाद ये पोर्टल वेन के अंदर जाता है। यहाँ पे अपना लीवर के अंदर जाते ही अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देता है। लीवर के अंदर जाते ही अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद में, लीवर के बाद में ये जाएगा पोर्टल वेन। पोर्टल वेन वो होती है जो लीवर के अंदर, लीवर से रक्त को इकट्ठा करके कहाँ लेके जाती है? हृदय की तरफ लेके जाती है। वेन का मतलब ऐसी नलिका, ऐसी रक्त वाहिनी जो क्या करती है? अशुद्ध रक्त को हृदय की तरफ लेके जाती है, उसको बोला जाता है वेन। पोर्टल वेन का मतलब होता है कि अगर लीवर से रक्त को कलेक्ट करके कहाँ लेके जा रही है? वो हृदय की तरफ लेके जा रही है, तो उसको बोला जाता है पोर्टल वेन। सही है। जो ऐसी सीरा जो लीवर से यानी कि यकृत से रक्त को ग्रहण करके हृदय की तरफ लेके जा रही है, तो उसको क्या क्या कहा जाता है? पोर्टल वेन। उसका नाम क्या है? पोर्टल वेन। तो ये जो बैक्टीरिया है ये सबसे पहले आहार नाल में जाएगा। आहार नाल में जाने के बाद लीवर में जाएगा। लीवर में जाने के बाद पोर्टल वेन से होते हुए इसकी पीछे वाली जो शाखाएं होती है, अंतिम शाखाएं, पोर्टल वेन की अंतिम शाखाएं, अंतिम शाखाओं में प्रवेश करेगा। अब अंतिम शाखाओं में ये प्रवेश क्यों करता है? इसका रीजन है कि पोर्टल वेन की जो अंतिम शाखाएं जो है उनके अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, या ऑक्सीजन अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा होती है। वेन है तो वेन के अंदर जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। सही है। लेकिन कुछ मात्रा में इनके अंदर ऑक्सीजन उपस्थित रहती है। लेकिन पोर्टल वेन की जो अंतिम शाखाएं जो है वहां पे जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा मिनिमम होती है, बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन होती है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया तो ये बैक्टीरिया जो होता है ये अवायवीय कंडीशन में ग्रो करता है। अवायवीय कंडीशन में जहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है उस जगह पे अपनी वृद्धि करता है। तो ये कहाँ जाएगा? पोर्टल वेन की अंतिम शाखाओं में जाएगा जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ही कमी रहती है। और इस जगह जाने के बाद पोर्टल वेन की अंतिम शाखाओं में जाने के बाद ये बैक्टीरिया जो होता है ये अपना प्रभाव सबसे ज़्यादा वहीं पे दिखाता है, और वहीं पे ये बैक्टीरिया रहते हैं। वहीं पे रहते रहते ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये दो प्रकार के टॉक्सिन स्रावित करते हैं। कौन सा? न्यूरोटॉक्सिन, दूसरा बीटा हिमोलाइटिक टॉक्सिन। इस पोर्टल वेन के अंदर, पोर्टल वेन की अंतिम शाखाओं में जाके ये दो प्रकार के टॉक्सिन स्रावित करते हैं, न्यूरोटॉक्सिन और बीटा हिमोलाइटिक टॉक्सिन। अब न्यूरोटॉक्सिन कहाँ जाएगा? रक्त की सहायता से ये नर्व तंत्र के अंदर जाएगा, नर्व सिस्टम के अंदर जाएगा। न्यूरोटॉक्सिन जो होता है वो रक्त की सहायता से किस में जाएगा? नर्व सिस्टम में, जिन तंत्रिकाओं को प्रभावित करेगा। दूसरा बीटा हिमोलाइटिक टॉक्सिन होता है, ये क्या करेगा? ये
इस पोर्टल वेन के अंदर सबसे पहले तो थ्रोम्बस बनाएगा। थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है? थ्रोम्बस वह अवस्था होती है जहाँ पे ब्लड जो होता है, रक्त होता है, इकट्ठा हो जाता है, या अपन कह सकते हैं रक्त का जमा हुआ पार्ट जो होता है वो थ्रोम्बस कहलाता है। रक्त का जमा हुआ भाग कुछ मात्रा में अगर रक्त जो होता है किसी जगह पे अगर जम जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको थ्रोम्बस कहा जाता है। यानी अपन इससे कह सकते हैं रक्त का जमा हुआ भाग क्या कहलाता है? थ्रोम्बस। तो बीटा हिमोलाइटिक टॉक्सिन जो होता है वहाँ पे पोर्टल वेन के अंदर जाएगा, पोर्टल वेन की अंतिम शाखाओं में जाके वहाँ पे क्या पैदा करेगा, क्या उत्पन्न करेगा? थ्रोम्बस उत्पन्न करेगा। मतलब वहाँ पे जो रक्त है उसको जमाने का काम करेगा, वहाँ पे रक्त को जमाने का काम करेगा और थ्रोम्बस का निर्माण करेगा। थ्रोम्बस का निर्माण क्यों करता है? ताकि वहाँ पे ब्लड ना आ सके और ऑक्सीजन वहाँ पे उपस्थित न हो सके। सही है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे न आ सके, इसकी वजह से वो क्या करता है? इसलिए थ्रोम्बस का निर्माण करता है ताकि खुद की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो इसके लिए थ्रोम्बस का निर्माण करता है। थ्रोम्बस के निर्माण करने के बाद ये जो टॉक्सिन होता है ये रक्त में जाएगा। रक्त में जाने के बाद जो आरबीसीज होती है, आरबीसीज को क्या करेगा? तोड़ने का काम करेगा। आरबीसीज के अपघटन, आरबीसी के अपघटन का काम करेगा। क्या करेगा? आरबीसी के अपघटन का काम करेगा, आरबीसी को तोड़ने का काम करेगा। आरबीसी टूटेगी तो जो हीमोग्लोबिन है वो मुक्त होगा। हीमोग्लोबिन मुक्त होगा तो हीमोग्लोबिन एक तरफ तो कहाँ जाएगा? लीवर में जा सकता है। अगर ये कम मात्रा में हीमोग्लोबिन अगर रिलीज हुआ है, आरबीसी का कम मात्रा में अपघटन हुआ है तो लीवर में जाएगा। लीवर में जाने के बाद क्या करेगा? जॉन्डिस, पीलिया उत्पन्न करेगा। जॉन्डिस, पीलिया उत्पन्न करेगा, जॉन्डिस उत्पन्न करेगा। इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो होता है मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाएगा। बचा हुआ हीमोग्लोबिन जो होता है मूत्र के साथ बाहर निकल जाएगा, मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाएगा और जो मूत्र होता है वो लाल कलर का दिखाई देगा, लाल रंग का मूत्र, लाल रंग का मूत्र दिखाई देगा। इसके आधार पे इसका नाम पड़ा बेसिलरी हीमोग्लोबिन्यूरिया, या अपन कह सकते हैं रेड वाटर फीवर। और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? मूत्र के साथ हीमोग्लोबिन अगर शरीर से बाहर निकलना है तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन्यूरिया। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन्यूरिया। तो ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। दोबारा देखो, आरनाल में जाएगा, आरनाल में जाने के बाद लीवर में जाएगा, लीवर में जाने के बाद इसकी पोर्टल वेन जो होती है उसकी अंतिम शाखाओं में जाके ये अपना डेरा बनाएगा, अपना स्थान बनाएगा। वहाँ पे जाने के बाद दो प्रकार के टॉक्सिन स्रावित करेगा, न्यूरोटॉक्सिन और बीटा हिमोलाइटिक टॉक्सिन। पोर्टल वेन की अंतिम शाखाओं में क्यों जाएगा? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी होगी उसी जगह पे ये अपनी वृद्धि कर पाता है। तो बीटा हिमोलाइटिक टॉक्सिन जो होता है वो क्या करेगा? थ्रोम्बस बनाएगा। इसके अलावा आरबीसी का अपघटन करेगा, आरबीसी का अपघटन करके क्या करेगा? या तो हीमोग्लोबिन लीवर के अंदर जाएगा, लीवर के अंदर जाने के बाद पीलिया उत्पन्न करेगा या मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाएगा, जिस कंडीशन को क्या बोला जाता है? हीमोग्लोबिन्यूरिया। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? हीमोग्लोबिन्यूरिया। ये हो गया, ये सारा समझ में आ गया पैथोजेनेसिस। इसमें आरबीसी का अगर ज़्यादा अपघटन हो जाता है तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि अगर आरबीसी को लगातार ये बीटा हिमोलाइटिक टॉक्सिन होता है, ये आरबीसी को लगातार नष्ट करता रहता है और इस वजह से आरबीसी का ज़्यादा अपघटन की वजह से पशु की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल साइन। लक्षण, कौन कौन से लक्षण उत्पन्न किए जाते हैं इसके द्वारा पशु के अंदर? सबसे पहले तो इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 7 से 10 दिन का। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 10 दिन का। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है?
इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब रोग कारक शरीर में प्रवेश करता है तो उस प्रवेश करने के कितने समय बाद लक्षण उत्पन्न होते हैं। जब रोग कारक शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसके प्रवेश करने के कितने समय बाद लक्षण प्रदर्शित होते हैं, उसको बोला जाता है, उस समय को बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इस रोग का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 7 से 10 दिन। इसका मतलब है कि जब ये बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया का क्लोस्ट्रीडियम हेमोलाइटिंग बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करने के 7 से 10 दिन के अंदर अंदर लक्षण प्रदर्शित होने लग जाते हैं। अब इसके लक्षणों की बात करते हैं। तो इस रोग की अचानक शुरुआत जो होती है, अचानक से शुरुआत होती है। रोग की शुरुआत होती है वो अचानक से होती है। इसके अलावा जुगाली बंद कर देता है। जुगाली बंद करना या कह सकते हैं खान पान बंद करना। खान पान बंद करना। इसके अलावा उत्पादन में कमी या कह सकते हैं दुग्ध उत्पादन में कमी। दुग्ध उत्पादन में कमी, खाएगा पिएगा नहीं तो जाहिर सी बात है मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा। मल होता है वो गहरे भूरे रंग का होता है। गहरे भूरे रंग का। इसके अलावा पेट दर्द या दस्त हो सकते हैं। दस्त की कंडीशन भी हो सकती है। दस्त के साथ साथ पेचिस भी हो सकता है। दर्द के साथ साथ पेचिस की कंडीशन भी हो सकती है। सांस लेने में तकलीफ। सांस लेने में तकलीफ। नेक्स्ट इसका लक्षण हो गया चलते समय आवाज करना। चलते समय आवाज करना। बुखार, फीवर। जो फीवर हो सकती है वो 103 डिग्री से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकती है। 103 डिग्री से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसमें बुखार देखने को मिल सकती है। गले के निचले भाग में सूजन। गले के निचले भाग में सूजन। मूत्र का लाल रंग। किस वजह से दिखाई देता है मूत्र का लाल रंग? ये मूत्र का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से दिखाई देता है, जिस कंडीशन को क्या बोला जाता है? हीमोग्लोबिन्यूरिया। हीमोग्लोबिन्यूरिया। इसके अलावा पीलिया होना, जॉन्डिस, गर्भित पशुओं के अंदर गर्भपात, गर्भित पशुओं में गर्भपात। और अगर गंभीर परिस्थिति अगर होती है रोग की, गंभीर परिस्थितियों में पशु की मृत्यु भी। गंभीर परिस्थितियों में मृत्यु। ये सारे लक्षण इसमें दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका? 7 से 10 दिन। रोग की शुरुआत अचानक से होती है। इसके अंदर जुगाली करना बंद कर देता है पशु, या खान पान इसका बंद हो जाता है। दुग्ध उत्पादन में कमी होना,
जो इसका जो फेसेस है मल है वो गहरे भूरे रंग का दिखाई देता है। पेट दर्द हो सकता है, दस्त हो सकते हैं, दस्त के अलावा इसमें पेचिस की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। सांस लेने में तकलीफ होना, चलते समय आवाज़ करना, बुखार 103 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, गले के निचले भाग में सूजन। और इसका जो मुख्य लक्षण जो है वो ये है कि मूत्र का रंग जो होता है वो लाल रंग का होता है। इसी के आधार पर इसको पहचाना जा सकता है। मूत्र का लाल रंग जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन्यूरिया। इसके अलावा पीलिया हो सकता है, गर्भित पशुओं के अंदर गर्भपात हो सकता है, गंभीर परिस्थिति में पशु की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है इसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस पहचान इसकी किस प्रकार की जा सकती है। पहचान की बात करते हैं तो इसमें पहले तो लक्षणों के आधार पर जैसे कि मैंने इसका मुख्य लक्षण अभी बताया था कि जो मूत्र होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। लाल रंग का मूत्र, इसके आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि इसमें बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया डिजीज हो सकता है। इसके अलावा इसके रक्त का संवर्धन करना, रक्त का संवर्धन का मतलब होता है कि रक्त का सैंपल लेके उसका संवर्धन कल्चर करना, बैक्टीरिया का कल्चर करना, जिसमें बैक्टीरिया की वृद्धि करवाई जाती है और उसको पहचाना जाता है। तो रक्त का संवर्धन करना इसमें आ सकता है। इसके अलावा अगर मृत पशु के लीवर का सैंपल लेके उसकी जांच करना, मृत पशु के लीवर का सैंपल लेके उसकी जांच करने से इसका पता लगाया जा सकता है। पहला तो लक्षणों के आधार पर जिसमें लाल रंग का मूत्र है, ये सबसे मुख्य लक्षण है इसका, जिसके आधार पर इस रोग की पहचान की जाती है। दूसरा, रक्त का संवर्धन किया जा सकता है क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो रक्त में पाए जाते हैं। मृत पशु का लीवर का सैंपल लेके उसका संवर्धन करवाया जा सकता है क्योंकि जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो लीवर में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसकी विभेदीय पहचान। विभेदीय पहचान, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। कौन कौन से डिजीज से इसको अलग ही किया जा सकता है। सबसे पहले तो पीपीएच को बोला जाता है पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया। पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पशु के ब्याने के बाद मूत्र में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, फास्फोरस की कमी से होता है ये। इसके अलावा बबेसियोसिस एक पैरासाइटिक रोग होता है, परजीवी रोग होता है, जिसमें बबेसिया एक प्रकार का परजीवी है जो शरीर में जाके आरबीसी को नष्ट करता है और हीमोग्लोबिन जो होता है वो रक्त से बाहर आने लगता है। दूसरा, एनाप्लाज्मोसिस, एक्यूट लेप्टोस्पायरोसिस, हेमोलाइटिक एनीमिया, क्रोनिक कॉपर पॉइजनिंग,
क्रोनिक कॉपर पॉइजनिंग, एंजोटिक हेमेचूरिया। एंजोटिक हेमेचूरिया ये विभिन्न प्रकार के डिजीज हैं जिनके लक्षण जो होते हैं वो बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया से मिलते जुलते लक्षण हैं, जैसे कि पीपीएच, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया, फॉस्फोरस की कमी से होता है, बबेसियोसिस परजीवी की वजह से होता है, एनाप्लाज्मोसिस, एक्यूट लेप्टोस्पायरोसिस, हीमोलाइटिक एनीमिया, क्रोनिक कॉपर पॉइजनिंग और एंजोटिक हेमेचूरिया, ये सारे इसके अंदर आते हैं। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका ट्रीटमेंट और रोकथाम।